नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स पर। साथियों, मैंने पहले वाले वीडियो में उसकी रूपरेखा मैंने आपको बता दी है कि आरटीपीपी जो है जो एक्ट 2012 कहलाता है, रूल्स 2013 कहलाता है। ठीक, और मैंने आपको ये भी बता दिया गया कि कौन से एक्ट में तो कितने चैप्टर हैं, रूल्स में कितने चैप्टर में हैं, कितने धाराएं हैं और कितने नियम हैं। ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे। आज अपन चर्चा करेंगे जो व्यवहारिक जो होता है, प्रैक्टिकल जो होता है ऑफिस के अंदर, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। फिर इसके बाद में साथियों मैं चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा आरटीपीपी को। तो पहले अपन व्यवहारिक में साथियों, सबसे पहले तो इसमें आरटीपीपी में होता है एक उपापन संस्था। उपापन संस्था कौन होती है साथियों? ये एक प्रोक्यूरमेंट एंटिटी होता है। ये होता है साथियों आपके ऑफिस का हेड जो होता है वो होता है जैसे कि कार्यालयाध्यक्ष हो गया। मान लो कहीं कहीं पे क्या होता है, आईएएस होते हैं हेड ऑफिस के अंदर। ये क्या होते हैं? उपापन संस्था होते हैं, अर्थात प्रोक्यूरमेंट एंटिटी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये क्या करते हैं साथियों, जब भी कोई टेंडर होता है तो अपने अधीनस्थ क्या करते हैं, ये एक समिति बनाते हैं जिसे कहते हैं उपापन समिति। ठीक है, अब उपापन समिति क्या करेगी साथियों? दो चीज़ होती है। उपापन समिति में होते कितने मेंबर हैं, सबसे पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उपापन समिति में साथियों कम से कम 2 तो सदस्य होने ही चाहिए, और एक टेक्निकल सदस्य, वो जब आवश्यकता होती है उसके अनुसार होता है साथियों। अब उपापन समिति में मेन किसको रखा गया है साथियों? उपापन समिति में मेन लेखा सेवक का वरिष्ठतम अधिकारी होगा। कहने का मतलब, आप जिस ऑफिस में हैं तो आपका जो वरिष्ठतम अधिकारी, मान लो कहीं एफए तक होता है तो एफए होगा, आपसे ऊपर मान लो एओ है तो एओ होगा। और कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये कुछ नहीं होता, वहाँ केवल जूनियर अकाउंटेंट होता है, तो जूनियर अकाउंटेंट को भी उसका सदस्य बनना पड़ जाता है साथियों। ठीक है, अब उपापन समिति क्या करती है साथियों? अपनी हेल्प के लिए ये एक मूल्यांकन समिति बना सकती है या अन्य कोई समितियां भी गठित कर सकती है। अब साथियों मैंने इसमें बताया था कि इसमें एक सदस्य होता है टेक्निकल। ये क्या होता है साथियों? टेक्निकल सदस्य ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपको फर्नीचर का टेंडर करना है, तो फर्नीचर के बारे में आपको वो कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? उद्योग विभाग को चिट्ठी लिख करके उनका एक प्रतिनिधि को आप बुलाएंगे कि हम ये टेंडर कर रहे हैं, तो आप अपना एक प्रतिनिधि भेजें। ठीक है, ऐसे ही मान लो कंप्यूटर का कर रहे हो, तो कंप्यूटर का अपने को नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे साथियों? प्रोग्रामर को बुलाओगे, प्रोग्रामर आएगा, और या फिर डीओआईटी को चिट्ठी लिख करके के एक सदस्य को यहाँ बुलाया जाएगा उस मीटिंग के अंदर, और उसको उपापन समिति में रखा जाएगा। इस प्रकार साथियों ये सदस्यों का ध्यान रखना। अब साथियों क्या होता है कि जो उपापन समिति होती है वो बिड दस्तावेज तैयार करेगी। ठीक है, उसके लिए जो भी प्रस्ताव आते हैं पहले से ही उसके अनुसार काम किया जाता है। इसमें साथियों 3 चीज़ लेनी पड़ती है। एक तो होती है बिड फीस, एक होती है RISL फीस, और एक होती है बिड सिक्योरिटी राशि। 3 चीज़ लेनी पड़ती है। बिड सिक्योरिटी राशि जो ली जाती है वो साथियों इसलिए ली जाती है कि मान लो अपन ने टेंडर तो किया है, कंप्यूटर का टेंडर कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो कि कैंटीन चलाता है और वो इसके अंदर बिड में अप्लाई कर रहा है, तो साथियों ये उसके लिए होता है कि जब अपना बिड सिक्योरिटी राशि लेते हैं तो फिजूल कोई भी व्यक्ति उसमें अप्लाई नहीं करे, तो केवल वो ही करे जिसके पास वो योग्यता हो। एक इसलिए एक RISL फीस होती है, एक बिड फीस होती है। बिड फीस साथियों ये अपन स्वयं जहाँ का जो भी उपापन संस्था होती है वो निर्धारित करती है। कोई 500 रुपये करेगी, कोई 1000, कोई 2000, और ये कोई निश्चित नहीं होती है। ये हर ऑफिस वाला कि हमने जो काम किया, जब हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसकी लागत वो अपने स्वयं निर्धारित करता है। RISL फीस साथियों ये निश्चित की गई है, अलग अलग अमाउंट के अनुसार है, और बिड सिक्योरिटी राशि भी साथियों वो अमाउंट के अनुसार है। एस्टीमेट कॉस्ट का वैसे 2% है, लेकिन ये जो अपने इंडस्ट्री एरिया होते हैं, MSME होते हैं, उनके लिए अलग अलग होती है साथियों। ठीक है साथियों, इसमें साथियों एक होता है प्री बिड होती है।
प्री बिड हर जगह रखी नहीं जाती है, लेकिन ओपन जो टेंडर होते हैं उसके अंदर जहाँ तक हो सके अपने को प्री बिड रखनी चाहिए। प्री बिड में साथियों क्या होता है कि कभी कभार मान लो कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में अपने को नॉलेज नहीं होती है, तो जो बिडर होते हैं वो अपने को उसके अंदर ये अपने को नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं, या अपनी कोई बिड में कोई कमी है तो उसके बारे में अपने को अवगत करा देते हैं। साथियों फिर एक होता है टेंडर की वैलिडिटी। साथियों टेंडर की वैलिडिटी 90 या 120 दिन जो भी है वो उसमें लिखनी पड़ती है, ये ज़रूरी है लिखना। अब है समय सीमा की बात। साथियों हर बिड की उसकी एस्टीमेट कॉस्ट के अनुसार समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा के अंदर ही आपको कि बिड की डेट डालनी पड़ती है कि बिड इस तारीख को ओपन होगी, पहली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और बिड की एस्टीमेट कॉस्ट के अनुसार ही न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर के अंदर आपको इसका विज्ञप्ति को प्रकाशित कराना, इसका उल्लेख किया गया है, जो आपको आरटीपीपी में मिल जाएगी। साथियों इसमें साथियों जब ये हो जाता है सारा काम, तो इसको या तो एसपीपी पोर्टल पे करेंगे। एसपीपी पोर्टल पे साथियों मैंने पहले बताया था 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक आपको एसपीपी पोर्टल पे करनी है। 10 लाख से ऊपर होती है तो ई प्रोक पे करना है। और एक होता है जेम पोर्टल। जेम पे साथियों कुछ भी सीमा निर्धारित नहीं है, आप कर सकते हो। एसपी पोर्टल पे भी ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख से ऊपर होगी वही अपन अपलोड करें। ये अगर आप करना चाहें तो वो और भी अच्छी बात है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सीमा है, लेकिन 1 लाख से ऊपर है तो आपको अपलोड करनी ही पड़ेगी उसमें, ठीक है। इसमें अपील का भी प्रावधान किया गया है। साथियों इसके अंदर अपील जो आपका ऑफिस होता है, मान लो कोई बिडर परेशान है तो वो अपील कर सकता है, तो आपका अपील मेन हेड ऑफिस का जो होता है वहाँ अपील की जाएगी। और सेकंड अपील कहाँ की जाती है साथियों? सेकंड अपील फाइनेंस में की जाती है। तो अपील का प्रावधान होता है, उसमें निर्धारित समय होता है, उसकी निर्धारित फीस होती है, वो जब वो जमा करा देता है तो उसके बाद में है आपको उस अपील का निस्तारण फ़ौरन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें साथियों डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसका इवोल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आपका अधिकांश काम जो जूनियर अकाउंटेंट हैं उनका काम इवोल्यूशन का रहता है, मूल्यांकन करने का अधिकांशतः। तो आपको इवोल्यूशन उनके साथ करना पड़ता है, कमेटी के साथ बैठना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, जो आपने मांगा है जो भी वो उसके अनुरूप है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। इसमें साथियों समय सीमा का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथियों समय सीमा के बाद कुछ भी इसमें नहीं होता है, तो ध्यान रखना।